नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सुबह ऐसा कुछ मन था कि मोदी जी के रगों में जो लहू की जगह गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, इस पर कुछ बात की जाए और पूछा जाए कि साहब, जब आपकी शादी 17-18 वर्ष की उम्र में जसोदा बहन से हुई, यानी कि 1967 और 68, तब आपकी रगों में खून की जगह सिंदूर दौड़ना चाहिए था। परंतु आपके नाम का जो सिंदूर यशोदा बहन ने अपने माथे पर, अपनी मांग में भरा, आपको वो दिखाई नहीं दिया कि जवानी में ऐसा मुझे लगता है कि आपकी आंखें कमजोर थी और वो नजदीक का नहीं देख पाती थी। यही वजह रही कि जब बड़े होते चले गए और जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, मतलब 64 साल के हो गए या 50 वर्ष से जब आप ऊपर हो गए, तो आपको नजदीक का देखना बिल्कुल बंद हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको मोतियाबिंद है, आपको नजदीक का नजर नहीं आएगा, आपको दूर का नजर आएगा। तो आपने फिर दूर का देखना शुरू किया, मतलब अपने जन्म से पहले 1947 में क्या हुआ, नेहरू ने कौन सी गलती कर दी, वो आपको नजर आने लगी और आपने उनका इतिहास 1963 तक का उधेड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो आपको दूर का और साफ दिखाई देना शुरू हो गया। आपकी चुंदियाहट जो नजदीक में जितनी ज्यादा बढ़ती गई, दूर की उतनी संवरती चली गई। परंतु आज हम आपकी बात नहीं करेंगे। जब आपकी बात करनी होगी तो खुलकर बात की जाएगी कि आपके रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है या विषैला विष नफरत का वो दौड़ता है। तो इसका इसका जो नतीजा है या इसका जो निर्धारण है वो बाद में किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि 104 साल की उम्र में हाई कोर्ट ने जिसको बाइज्जत बरी किया, जिसका बेटियों ने साथ दिया, 48 साल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिसको अदालत के चक्कर काटने पड़े, आज उस व्यक्ति के विषय में बात करेंगे। कौशाम्बी जिले के लखन सरोज, उम्र 104 वर्ष हो गई और ईश्वर ने देखो क्या कृपा की है, उसको जिंदा रखा 104 वर्ष तक। अंततः उसको जीत मिलनी थी, अंततः उसको न्याय मिलना था। 48 साल पहले गांव के झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लखन पर हत्या का आरोप लगा था, मुकदमा शुरू हुआ। सेशन कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद लखन प्रयागराज की नैनी और फिर कौशाम्बी की माझनपुरा जेल में रहे। अब इसी मामले में फैसला आया है। लखन को इस हत्याकांड में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लखन से जब बातचीत की गई, कुछ लोगों ने बातचीत की, तो आखिर 48 साल तक वह कैसे केस खिंचा, विवाद क्या था जिसके चलते हत्या हुई, लखन ही क्यों
आरोपी बनाए गए, जिनके परिवार से विवाद था, अब उनका क्या हाल है। अपर जिला जज कौशाम्बी का क्या कहना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। 1977 में मारपीट हुई थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लखन का घर कौशाम्बी जिला के गोराया गांव में है। यह कौशाम्बी थाना क्षेत्र में आता है। 1977 में जिस वक्त विवाद हुआ था, उस वक्त कौशाम्बी जिला नहीं बना था। 4 अप्रैल 1997 को यह जिला बना, 20 वर्ष बाद। लखन जब अपने इस गांव में नहीं रहते, उनकी 5 बेटियां हैं। लखन बारी बारी से उन लोगों के घरों में रहते हैं। इसलिए जब उनसे कोई मिलने के लिए गया, तो ये चुनौती थी कि वो मिलेंगे कहां, 5 बेटियों में किस बेटी के घर में होंगे। खोजबीन की गई। पश्चिम शरीरा में अपने 4थे नंबर की बेटी आशा देवी के घर वो उस समय रह रहे थे। बेटी दामाद के साथ रहते थे लखन। 104 साल के लखन के पैर में अब हमेशा दर्द रहता है। बुढ़ापा है, 100 वर्ष पूरे कर दिए, 1 सेंचुरी मार ली, 4 रन ऊपर बना लिए उन्होंने। अब लखन के पैर में दर्द तो रहेगा, क्योंकि भार पैरों पर आता है और सोच का दिमाग पर आता है। बहुत देर तक नहीं चल पाते, खड़े भी नहीं रह पाते हम। जब बातचीत शुरू हुई, पहला सवाल पूछा गया तो 77 में क्या झगड़ा था। मैं कहते गांव में ही हमारी बिरादरी के जगन और प्रभु से झगड़ा था। एक बार झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने हमारी चाची का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद फिर झगड़ा हुआ तो चाचा का पैर तोड़ दिया। हम लोगों को झगड़े से रोक दिया गया। लखन आगे बताते हैं, 6 अगस्त 1977 को वो 10-12 लोग शराब पीकर हमारे घर आ गए। सबके हाथ में लाठी डंडे थे, मारपीट करने लगे। हमारी तरफ से भी लाठी चलने लगी। इसी मारपीट में प्रभु सरोज को चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मेरे साथ कलेसर, देसराज, कल्लू को आरोपी बनाया गया और सराय अकिल थाने की पुलिस ने जेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद जमानत मिल गई, लेकिन मुकदमा चलता रहा। 1982 में प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। तारीख के बारे में पुलिस से पूछते तो कहा कुछ नहीं होगा। हमने पूछा कि सजा के बाद आपने क्या किया। लखन कहते हैं कि हमने इस फैसले की हाई कोर्ट को चैलेंज किया। यहाँ केस शुरू हुआ, हमने अलग अलग समय पर 3-4 वकील किए, लेकिन ज्यादातर पैसे लेकर अलग हो गए। हम जमानत पर बाहर थे, थाने जाकर पुलिस से तारीख के बारे में पूछते तो वो कहते कि अब इस मामले में कुछ नहीं होगा, घर जाओ। हमको कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए हर बार घर चले आते, अपनी बेटियों के घर रहने लगते। अब उसमें लखन ने अपनी छोटी बेटी की शादी लव कुश से की थी। हमने लव कुश से इस केस के बारे में पूछा। वह कहते हैं हमारी शादी 2014 में हुई, तब इस केस के बारे में पता चला। उस वक्त भी पुलिस वाले पूछताछ करने घर आते थे, लेकिन ये उन्हें मिलते नहीं थे। पुलिस भी इन्हें पहचानती नहीं थी, इसलिए वह भी ढूंढ नहीं पाती थी। 2014 में इनके तीसरे नंबर वाले दामाद राजेंद्र कुमार को पुलिस उठाकर ले गई। कहा गया कि जब तक लखन को हाजिर नहीं करोगे, तब तक इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जेल से हमने कोई काम नहीं करवाते थे। 2014 में लखन को जेल हो गई। जेल में उनके साथ क्या होता था, इस सवाल के जवाब में लखन बताते हैं कि हम बुजुर्ग थे। 2014 में उनकी उम्र जो है वो 92-93 साल होनी चाहिए। जवाब में लखन कहते हैं कि हम बुजुर्ग थे, इसलिए हमसे कोई काम नहीं करवाया जाता था। हम सबके साथ मिलजुल कर उसी में रहते थे। 3 साल तक नैनी जेल में बंद रहे। बेटे सूरज बली ने छुड़वाने का कोई प्रयास नहीं किया। बेटियों ने वकील किया, इसके बाद हमारी जमानत हुई। हमको कोर्ट कचहरी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लखन से बातचीत के वक्त यह पता चला कि सच में उन्हें कोर्ट कचहरी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसलिए अब उनकी तारीख लगती, वह पहुंच ही नहीं पाते थे। इसलिए
उनके खिलाफ अलग अलग समय पर वारंट जारी हो जाता था। पुलिस उन्हें खोजती थी, लेकिन जो उनका पता था वहां वह रहते नहीं थे, इसलिए कभी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार करके माझनपुर जेल भेज दिया। जिनसे विवाद था उन्होंने केस छोड़ दिया। लखन का जिनसे विवाद था उन्होंने सेशन कोर्ट तक केस लड़ा, उसके बाद से ही केस को छोड़ दिया गया उनके द्वारा। इसके बाद इनका मुकदमा लखन बनाम स्टेट का हो गया। दूसरी तरफ जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उन सबकी मौत हो चुकी थी। कल्लू और कलेशर की भी मौत हो गई। देवराज की स्थिति ऐसी थी कि अब तक खाट से उठ नहीं पाते थे। बेटी बोली, बेटा इन्हें नहीं ले आया, हम ले आए। लखन की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से एक बेटा हुआ था, उसकी मौत के बाद लखन ने दूसरी शादी की और उससे उन्हें 5 बेटियां हुई। चौथे नंबर की बेटी आशा कहती है, पापा का जो विवाद था वह हमारे जन्म से पहले का था, मतलब 1977 के बाद वो बेटी पैदा हुई। बेटा इनका ख्याल नहीं रखता था, इसलिए हम लोगों को इनका केस मजबूरी में लड़ना पड़ा। यह एक जगह नहीं रहते थे, इसलिए वारंट आने पर पुलिस को मिलते नहीं थे। 2014 में 3 साल के लिए जेल गए थे। फैसले के बाद 20 दिन जेल में रहे। लखन, इस मामले को लेकर हमने कौशाम्बी की अपर जिला जज पूर्णिमा पंजाल से बात की। वह कहती हैं कि दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट के वारंट से लखन पासी को जिला कारागार माझनपुर लाया गया, क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग थी। अपील को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट भी उस व्यक्ति की आवश्यकता थी। हमने सीजीएम कोर्ट के जरिए उसका वारंट तामील करवाया, फिर जेल भेज दिया। लखन बाइज्जत बरी होने के बाद भी करीब 20 दिन तक जेल रहे। वजह पूछने पर पूर्णिमा कहती है, रिहाई परवाना समय पर जिला कारागार नहीं पहुंच पाया, इसलिए यह देरी हो गई। जिला कारागार बिना रिहाई परवाना मिले किसी को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला, हमने प्रयास शुरू किया। चूंकि लखन के मामले का सेशन ट्रायल प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में था, इसलिए हमने उनसे संपर्क किया। बताया कि उन्हें हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। उसके बाद वहां से साइन होकर पेपर आए, लेकिन वह अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए लखन 20 दिन अतिरिक्त जेल रहे। अब ये पूर्णिमा जो पंजाल है अपर जिला जज, उनका कहना है कि हमारा मकसद था उसकी अपील सुनी जाए। उस अपील पर हाई कोर्ट ने 2 मई 2025 को लखन को बाइज्जत बरी कर दिया था और वो रिहा हुए 20 दिन बाद, यानी 2-3 दिन पहले। तो ये हमारे देश का हाल है और ये हमारी जुडिशरी का भी हाल है। अब इसमें कौन कसूरवार और कौन सच्चा? पूरे विश्व में मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो 104 साल तक जिंदा रहे और ईश्वर उसको अपनी बेगुनाही का सबूत या उसको बरी होने तक जिंदा रखे। ये जरूरी नहीं है। और हमारी न्याय प्रणाली को देखें कि एक व्यक्ति 104 वर्ष तक जिंदा रहता है, बरी हो जाता है, परंतु उसको रिहा किसी भी वजह से, जो हमारा सड़ा गला, जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम दया नहीं करता। ये आपको इसलिए बताया गया कि आज भी हमारी न्याय व्यवस्था, चाहे जजिस की कमी की वजह से, चाहे केसेस के ज्यादा होने की वजह से, जैसा कि बताया जाता 5 करोड़ केसेस बाकी हैं जिनका निर्णय होना है। हजारों लाखों लोग पूरे देश में भिन्न भिन्न जेलों में सड़ रहे हैं। उनको मनुष्य होने की सजा मिल रही है। पशुओं से बदतर हालत में वो जेलों में रह रहे हैं और कोई नहीं पूछ रहा, ना उनकी लड़ाई को अपने कांधे पर लेकर चलता है। ये कैसे विडंबना है।
कि हमारा न्याय तंत्र, हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सब पंगु हैं और इस पंगुपन को अपने कंधों पर वो ढो रहे हैं। आप देखें, मैं उदाहरण देता हूं नाम लेकर, विजय शाह, जगदीश देवड़ा और प्रोफेसर खान, इन तीनों में आपसी में क्या संबंध है ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, परंतु इनकी बात बाद में करेंगे। उस बेटी के विषय में भी सोच लेते जो करनाल में विधवा हो गई, जो जो लेफ्टिनेंट की पत्नी थी और मात्र 5 दिन विवाहित रही, और उसको जब ट्रोल किया जाता है तो कैसी कैसी भद्दी हम भाषा बोलते हैं और कैसी कैसी हम गाली निकालते हैं। और सच बात ये है, जब सीज फायर किया गया तो मोदी साहब को, भारतीय सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं उनको भी उसी अंधभक्ति में, उन्हीं के अंधभक्तों ने गाली दी, ऐसी ऐसी गाली दी जिसको सुनने पर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। और आज वही मोदी, वही सिंदूर, वही गरम किया हुआ सिंदूर उनकी रगों में दौड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंगु आदमी एक्टिंग करता हो अपने पंगुपन की, और वो ऐसा लगता है जैसे कलाकार अच्छे डायलॉग जो कभी सलीम जावेद लिखा करते थे वो मोदी साहब ने लिखना शुरू किया और बोलना भी उन्होंने शुरू कर दिया, और देश को भ्रमित करते हुए ये कहना शुरू किया कि गरम सिंदूर खून की जगह मेरे शरीर में दौड़ता है। अपनी विधवा मां का आड़ लेकर, अपने पिता का नाम लेकर, नाम ना लेकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, और कौन से सिंदूर से अपने जीवन से दूर भाग गए वो, उसका भी फैसला होना चाहिए। ये कैसा सिंदूर है जो उजड़ तो जाता है, परंतु जिसका उजड़ता है उसके घर में हम उसके साथ उसको सांत्वना देने के लिए जाते नहीं है, हमारी टांगे कांपती हैं, हम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इतने ढीठ और अड़ियल किस्म के आदमी हैं। क्या कहा जाए उनके विषय में, 8 बार उनके ऊपर लांछन लगाता है एक मस्खरा ट्रंप, जिसके गले में हाथ डाल के ये व्यक्ति अब की बार ट्रंप सरकार करता है, नमस्ते ट्रंप करता है। इसको बेशर्मी से व्यवहार करना आता है, जवाब देना नहीं आता। चीन को आंखें लाल लाल करके दिखाओ और चीन का नाम ना लो। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता किस आदमी में होगी, ये आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जवाब अवश्य दें। ऐसा लगता है कि हमने 2014 में 11 वर्ष पहले एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो अपने देश के दुश्मनों को आवाज नहीं दे पाता, उसको चैलेंज नहीं कर पाता, और राजसी सत्ता भोगता है, 72 देशों की यात्रा करता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है अपने सैर सपाटे और अय्याशी में। ऐसा व्यक्ति जो जवाब नहीं देता कि पहलगांव में जो हमला हुआ वो 4 या 6 या 7 आतंकवादी आए कहां से और कहां चले गए, कौन सी जमीन उसको खा गई, कौन सा आसमान उसको उड़ा कर ले गया, इस बात का हम जवाब नहीं देते और एक नरेशन गढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पर इमोशनल, भावनात्मक बातें आप जब आपके हाथ में माइक होता है और कैमरों की लाइन लगी होती है, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों कैमरों के बीच में आप ये सब बातें कहते हैं, परंतु क्या कभी आपने ट्रंप साहब से पूछा
गले में हाथ डालकर चलने वाला ये व्यक्ति ट्रंप को जवाब देते हुए इसकी जुबान थरथरा जाती है, कांपने लगता है और ये कहता है मेरा दिमाग ठंडा है। ये बात बिल्कुल उचित है कि भाई नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग के ऊपर बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं, इसलिए ठंडा रहता है। पर आप क्या ईडी, सीबीआई, आईटी और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बेजा इस्तेमाल क्यों करते हो? अभी ईडी को कल ही फटकार पड़ी, सीजीआई साहब ने कहा आप देखें 5200-5400 केस 11 वर्षों में किए जाते हैं, 11 वर्षों में कोई भी छुट्टी ना लगाई जाए तो टोटल 4000 दिन बैठते हैं। एक दिन में 1.5 केस, 2 दिन में 3 केस, 4 दिन में 6 केस, 8 दिन में 12 केस और 16 दिन में 24 केस। कैसे करवा लेते हो आप? और सजा कौन दिलवाएगा उनको, ये भी तो बताओ। रगों में गरम सिंदूर दौड़ने वाले आदमी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हो। जब आपको ईश्वर का रूप दे दिया जाता है और आपके चमचे तलवे चाटने वाले ये कह देते हैं ये विष्णु का अवतार है। और आप ये कहते पाए जाते हैं जब कृषि कानून आए कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, लिहाजा 780 किसानों की बलि लेने के बाद मैं उनके लिए शांति पाठ नहीं करूंगा, परंतु कानून वापस ले लूंगा, क्योंकि पब्लिक का डंडा आपको पड़ा, पब्लिक ने आपको निचोड़ के रख दिया। तब आपके ठंडे दिमाग ने काम किया और चालबाजी से आपने काम लिया, आपने धूर्तपना दिखाया अपना, और आपने चालाकी से, चुपके से उन कानूनों को वापस ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या ईडी जो अभी कल सीजीआई साहब ने कहा, क्या क्या कहा गया? ईडी का एक डायरेक्टर मिश्रा जो है, संजय मिश्रा, उसको 5 बार आपने एक्सटेंशन दी और आज भी हमारे एनएस से 82 वर्ष के होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान इतने लायक हैं, वो भटक रहे हैं, उनको काम करने का आप मौका नहीं देते, उनको कहते हो पकौड़े तलो। ये रोजगार है। और आप 74 वर्ष की बूढ़ी आयु में मजे लेने के लिए सत्ता के शासन पर काबिज रहेंगे। आपको सोचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मेरे सुनने वाले व्यूअर्स भी सोचें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे विचारों से आप सहमत हो या ना सहमत हो, तो भी अपनी भावनाएं कमेंट के द्वारा प्रकट करें। और आपको लगता है कि ये सही बात है, आप साझा करना चाहते हैं, तो अपने विचार अवश्य प्रकट करें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। ये हमारी मेहनत का इनाम होगा, ये हमारी मेहनत का फल मान लेंगे हम। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।